नमस्कार, सी टाइम्स के मतदाता संवाद में आप सभी का स्वागत है। मतदाता संवाद में हम करेंगे जनता से जनता के हित की बात। जनता की तरफ मुखातिब हो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर मध्य विधानसभा से कांग्रेस की तरफ से विनय सक्सेना जी, जो कि वर्तमान विधायक हैं, वो उतरे हैं मैदान में और इनका सामना करने के लिए बीजेपी ने डॉक्टर अभिलाष पांडे जी को उतारा है। तो आइए चलते हैं जनता के बीच, जानते हैं क्या है उनके मुद्दे और टटोलते हैं उनका मन। अभी 17 नवंबर को जो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इस बार मतदाता कितना उत्साहित है? क्या आप वोट देने जाएंगे? ऐसा लग रहा है हमें, हमारे एरिया को देखते हुए। वैसे तो हम लोग बिलोंग्स करते हैं, मोदी जी के साथ हैं, बट यहाँ जो कैंडिडेट को लेकर जो हमको जो माहौल नजर आ रहा है वो कुछ बीजेपी के फेवर में नहीं आ रहा है, जो कि हम लोग महसूस कर रहे हैं। आज ही हमने अभी सिटी के अंदर एक रैली देखी इनकी, उसमें कुछ लोग जो थे रैली में वो यहाँ के लोकल लोग ना रह के हमको लगा कि जैसे आउटसाइडर लोग पकड़ के लाए हैं। वो इससे थोड़ी कमजोरी नजर आ रही है। वैसे तो हम लोग मोदी जी के साथ में हैं, उनके फेवर में। तो आप मोदी जी के साथ हैं, लेकिन यहाँ की जो विधायक है विनय सक्सेना जी, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? उनके काम, उनका कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा, ऐसा नहीं था, लेकिन पार्टी उनकी जो भी हो, पार्टी से हम लोग ज्यादा सहमत नहीं है। बट इंडिविजुअली यदि आप बात करें तो विनय सक्सेना इज ए गुड मैन। यानी व्यक्तिगत तौर पर आप उन्हें पसंद करते हैं? यस, आई लाइक विनय सक्सेना। तो ये बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इस बार प्रदेश में सरकार बदलनी चाहिए या नहीं? नहीं मैडम, आज से 18 से 20 साल पहले का जो समय है उसको मैंने देखा है कि जब रोड नहीं हुआ करते थे, यदि मान लीजिए महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में आते थे तो जब पहला झटका लगता था हमें, तो हम समझ जाते थे कि एमपी आ गया है। हम वो दिन दोबारा नहीं लाना चाहते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, आज हम अपने देश के अंदर सुरक्षित महसूस करते हैं। जब भाजपा की सरकार होती है 2014 के बाद देश के अंदर बम फूटने बंद हो गए हैं, लेकिन 2014 से पहले पता नहीं कहां पर बम फूट जाए, कोई भरोसा नहीं था। बल्कि जगह जगह से बोर्ड इस बात के हट गए हैं कि किसी लावारिस वस्तु को हाथ ना लगाएं, ये कोई विस्फोटक चीज हो सकती है। तो हम भाजपा के सरकार में, नरेंद्र मोदी जी के सरकार में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। रही बात सर की कि जनता यहाँ की नाराज है लोकल विधायकों के कारण, ये सही है कि नाराज है। हम भी जबलपुर में रहते हैं तो इस बात को जानते हैं कि पब्लिक नाराज है, लेकिन फिर भी हम नरेंद्र मोदी जी के कारण उनको वोट देंगे। लोकल विधायक के फेवर में हम नहीं है, फिर भी हम नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए बीजेपी को वोट देंगे मैडम। तो यहाँ पे फिर लोकल में कैसे आपके काम होंगे? देश अच्छा रहेगा मैडम तो आज नहीं तो कल लोकल भी सुधर जाएगा। बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार चुने गए हैं अभिलाष पांडे जी, उनका काफी विरोध हुआ है, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों? उनका विरोध हुआ होगा, लेकिन ऐसा तो कोई उन्होंने अपराध किया नहीं कि जिसका विरोध किया जाए। हाँ, कुछ काम में उनकी कमियां रही होंगी, तो इस बार आएंगे तो काम को पूरा करेंगे। अच्छा, उनके जो उनको टिकट दी गई है तो उन्हें अक्सर यहाँ के लोग बाहरी व्यक्ति कहते हैं, तो कितना जुड़ पाएंगे वो आम जन से बाहरी होते हुए? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये कॉमन प्रॉब्लम लोगों में महसूस हो रहा है, क्योंकि पहली बार तो वो खड़े हो रहे हैं चुनाव में। इसके पहले उनका कार्यकाल के बारे में हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं? इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ, मैं तो खुद ही बीजेपी के फेवर में रहता हूँ, बट इस बार जो है वो कैंडिडेट थोड़ा कमजोर तो है, जो हमें दिख रहा है, जो हम महसूस कर रहे हैं। हम क्या, सारी जनता यहाँ की महसूस कर रही है इस बात को। तो उन्होंने जो कहा है कि मैं नेता नहीं बेटा बनकर विकास कार्य करूंगा इस उत्तर मध्य क्षेत्र का, तो क्या ये चुनावी वादा है या लगता है कि वो काम करेंगे? इस तरह की वाक्यांश तो सारे लोग नेता का भी तकिया कलामी हो गया है। मैं पहली बार आपका सेवा करूंगा, ये करूंगा, वो तो कॉमन चीज है ये। अब वो क्या सेवा करी थी उन्होंने, नहीं करी थी, वो तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। एक्सपीरियंस तो उनका है नहीं कि कैसे मतलब एमएलए का क्या किया जाता है, क्या दावे होता है। अब वो पहली बार कर रहे हैं, वो तो भाषणबाजी तो करते हैं सब लोग, है ना। तो वो उसमें ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे अकेले उससे कुछ नहीं। जो हमें रुझान दिख रहा है यहाँ का, वो थोड़ा गड़बड़ा रहा है, पीछे कहीं लग रही है बीजेपी जी। उत्तर मध्य क्षेत्र में समस्याएं क्या है मैम, क्या मुद्दे हैं? आप क्या, किन मुद्दों के आधार पर आप टिकट देना चाहेंगे? बस यही है, हमारी जो साइड वाली सड़क है देखिए बिल्कुल कच्ची बनी है, अभी तक वो कुछ काम ही नहीं हो पाया। क्योंकि क्या होता है, यहाँ से कांग्रेस आ जाती है हमारे क्षेत्र से, तो हमारा काम रुक जाता है। अगर जनता पार्टी का कोई आए तो कम से कम काम हो इधर का।
अच्छा, तो मतलब जनता पार्टी की तरफ से कोई जनसंपर्क यहाँ नहीं किया नहीं होता, नहीं किया जाता। यहाँ ये वाला रास्ता, ये वाली हमारी ये सड़क तो बिल्कुल छोड़ दी जाती है, साइड रोड। और क्या समस्या है? बिजली, पानी, सड़क या पार्किंग की व्यवस्था, जैसे कि यहाँ चौपाटी हम देख सकते पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, नालियाँ कभी साफ नहीं होती, यहाँ कचरा जगह जगह पड़ा रहता है, जो कि आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ। हैं। ये बताइए कि अभी हाल ही में कोरबा में 9,000 साड़ियों से भरा हुआ एक ट्रक जब्त किया गया। कहा जा रहा है कि वो शायद मतदाताओं को लुभाने के लिए उनका उपयोग होने जा रहा था। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के लुभावने वादे करने से या लुभावनी चीजें देने से मतदाता को खरीदा जा सकता है? हमारे उत्तर मध्य क्षेत्र में तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं लगता कि लोगों को खरीदा जा सके, क्योंकि काफी पढ़े लिखे संपन्न लोग हैं यहाँ पर। तो छोटे मोटी बातों में तो आदमी डाइवर्ट नहीं हो सकता यहाँ से। वो अलग बात है जहाँ छोटे मोटे लोग हैं, जहाँ पर छोटे बैकवर्ड टाइप के लोग हैं। वहाँ विजयनगर एक संपन्न अच्छा एरिया है, उत्तर मध्य क्षेत्र का काफी 75% पॉपुलेशन यही है। तो ऐसा लुभावना यहाँ नहीं, यहाँ तो प्रैक्टिकली आदमी जो है महसूस करता है, पढ़ा लिखा है और प्रैक्टिकली बात करता है वो। तो जो दिख रहा है, मैंने आपको बताया कि ये कमजोरी थोड़ी दिख रही है। जबकि आप भी मानते हैं कि यहाँ बीजेपी इस क्षेत्र में कहीं पिछड़ रही है? कैंडिडेट है इसलिए थोड़ा लोगों में वो है, अदरवाइज तो मोदी जी के साथ तो सारा देश है। हम लोग सब उनका फेवर करते हैं, लेकिन कैंडिडेट वाइज जो है थोड़ा। आप बताइए कि अगर प्रतिशत में देखा जाए तो पिछले 5 सालों में विकास का प्रतिशत क्या रहा? मैडम, हर चीज का एक स्टेगनेंट लेवल होता है। जब कुछ नहीं था हमारे देश के अंदर तो कांग्रेस ने जितना कर दिया तो लगा कि बहुत कर दिया, फिर धीरे धीरे स्टेगनेंसी आती है, क्योंकि रोड वही रहेगा, एयरपोर्ट्स वही रहेंगे, रेलवे ट्रैक्स वही रहेंगे, सिर्फ उसमें हमको सुधार करना है, दूसरी व्यवस्था में सुधार करना है। जो देश का सिस्टम करप्ट हो गया था उसको सुधार करना जरूरी था मैडम, और हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा सुधार किया भी है और आगे भी वो क्या करेंगे, सुधार करेंगे। एक टर्म यदि उनको और मिल जाए और इस सरकार को मिले, क्योंकि राज्यसभा के अंदर कोई भी बहुमत ना होने के कारण बहुत से लॉ पास नहीं हो पाते हैं, तो राज्यसभा के अंदर मेजोरिटी के लिए हमें जरूरी है कि कोई बात नहीं, हम लोकल विधायक को ना देखें, हम टॉप सीट पर बैठे व्यक्ति को देखेंगे और वोट जो है तो बीजेपी को ही देंगे। जी, ये बताइए कि अभिलाष पांडे जी जो बाहरी व्यक्ति हैं, जिनको कहा गया है यहाँ से, जिनको टिकट दी गई है, तो वो कितना, मतलब उनको, वो अगर आते हैं, सत्ता बदलती है तो क्या बदलाव आ सकते हैं? देखिए मैडम, ऐसा है, राबड़ी देवी ने भी मुख्यमंत्री का शासन चलाया है। पॉलिटिक्स में तो कोई किसी को भी आप कहीं भी लाके खड़ा कर दो, वो गाड़ी चल पड़ती है। जैसे एक बार धक्का दे दो गाड़ी को तो वो आगे बढ़ती है, ऐसा ही है वो, इसमें कोई वैसा नहीं है। लेकिन एक प्रैक्टिकली बात, लोगों, पढ़े लिखे लोगों में, यहाँ संपन्न लोगों में ये दिखता है, लोगों को लगता है थोड़ा सा कि भाई इतनी अच्छी पार्टी है, इतना सब कुछ है, तो कोई लोकल कैंडिडेट होना चाहिए था। ये लोगों का थोड़ा वो रहता है। बाहरी आदमी जब तक 5 साल तक रहेगा, वो अपने को समझने में भी उसको टाइम निकल जाता है ना। प्रैक्टिकली ये बात है, बाकी और कुछ नहीं है। हम लोग तो मोदी जी के साथ हैं। यस। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंदु साहू। थैंक यू। आपका नाम? जी, मैं राजधर कुशवाहा, मैं एक प्रोफेसर हूँ एक कॉलेज में। थैंक यू सर। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम निशांत यादव है। मैं मंगलायतन विश्वविद्यालय में LLB कर रहा हूँ। मेरा होम टाउन दमोह में है, मैं तेंदुखेड़ा से। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि आप लॉ के छात्र हैं, तो मैं इसी के साथ जानना चाहूंगा कि आप जबलपुर से कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? मैं जबलपुर से सर बरेला से बिलोंग करता हूँ, जो हमारी पनागर विधानसभा लगती है, बरेला, वहाँ से। अच्छा, तो आने वाले 17 नवंबर को आप वोट देने वाले हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आने वाला जो आपका प्रत्याशित नेता है वो आपके लिए क्या क्या विकास के कार्य करे और क्या क्या आपकी उम्मीदें हैं उनसे, ये बताइए। सर, जैसे अभी आप भी देख रहे हैं, चुनावी माहौल चल रहा है, 17 नवंबर को मतदान दिवस है, तो उसमें जो सर पुरानी सरकार है वो शिक्षा में उतना ज्यादा अपना प्रभाव नहीं दे पा रही है, तो इसलिए इस बार परिवर्तन की बारी है। और इस बार हम लोग का सबका वो है कि इस बार सरकार चेंज होनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। और शिक्षा में, खेल कूद में, हर चीज में जो देख रहे हैं बच्चे पिछड़े हुए हैं, स्टूडेंटों को वो राइट नहीं मिल पा रहे हैं जो उनको चाहिए हैं। तो लेकिन बात ऐसी है कि शिक्षा तो हर किसी को अभी नसीब हो रही है, लेकिन आप बताइए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट कि भाई इसमें हमें ये कमी हो रही है, हमें और ये चाहिए, ऐसे करके। जैसे सर, हमारा तो ठीक है,
SC ST वर्ग के सर जो बच्चे हैं, तो किसी को स्कॉलर में प्रॉब्लम, इस सरकार में सर हम लोग ने खुद अभी कलेक्ट्रेट से अन्नू भैया के यहाँ, जबलपुर महापौर हैं जो हमारे, उनके यहाँ भी गए थे। स्कॉलरशिप में बहुत परेशानी आई, बहुत कॉलेज की तरफ से बहुत परेशान हुए। तो ये सब ऊपर से हो रहा है, जब ऊपर से गवर्नमेंट नहीं डालेगी तो नीचे वाले क्या करेंगे? तो सर इसलिए इस बार परिवर्तन की बारी है और इस बार हम लोग चेंज करेंगे सरकार को। अच्छा, विकास ना होने की वजह आप ऊपर के लोगों को बताते हैं, और जो नीचे के लोग हैं, जो नीचे लोकल में हमारे कार्यभार संभाल रहे हैं, उनका थोड़ा सा इसमें योगदान नहीं होता है क्या? नहीं सर, उनका भी योगदान होता है सर, लेकिन जब भी ऊपर से प्रेशर नहीं आएगा, ऊपर से नहीं होगा कुछ भी, तो नीचे वाले क्या कर सकते हैं सर? इसलिए ऊपर से ही मतलब पूरा, अभी हम लोग ने बहुत ज्यादा ही कोशिश की, मतलब स्कॉलर के लिए बहुत परेशान भी हुए हैं। तो बहुत कलेक्ट्रेट, जबलपुर कलेक्ट्रेट भी आए, बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। लास्ट में हम लोग को पूरी फी पे करनी पड़ी, और जो कि सर फीस बहुत ज्यादा होती है LLB की, लॉ की, आप भी जानते होंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम अखिलेश दुबे है। सर आप पेशे में क्या करते हैं? नौकरी करता हूँ, प्राइवेट नौकरी करते हैं। अच्छा सर, आपको आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? मैं अकाउंट्स नहीं, किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? उत्तर मध्य से। तो सर अगर विकास के दर की बात की जाए, तो पिछले जो पंचवर्षीय शासन में जो भी कार्य हुए हैं, उनके हिसाब से अगर हम विकास के दर की बात करें, तो आप 100% में से पिछले या फिर पूर्व विधायक को क्या रेट देंगे, ये बताइए। अच्छा काम हुआ है, 80% तक अपन बोल सकते हैं। अच्छा काम हो रहा है, बिल्कुल। काफी कुछ जो सड़क, पानी, बिजली है, बेसिक सुविधाएं हैं, उनमें भी सुधार हुआ है। अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, लंबे समय से मतलब पिछले पंचवर्षीय के पहले 3 बार भाजपा को चुना गया था, उसके बाद बदलाव जो हुआ वो अच्छा साबित हुआ है, मतलब? जी हाँ, बदलाव तो होना चाहिए, लेकिन ये भी है कि विचारधारा क्या कहती है। मतदान के अंतर्गत व्यक्ति की जो विचारधारा है, उसके अंतर्गत भी मतदान होता है। तो विकास कार्यों को देखते हुए और विचारधारा को देखते हुए ठीक बदलाव हुआ था। अच्छा, अभी क्या आप उम्मीद करते हो आने वाले अपने प्रत्याशित नेता से? जो हमारे यहाँ पे अभी वर्तमान में विधायक हैं, उनका कार्य भी अच्छा रहा है, लेकिन अब बदलाव की यदि विचारधारा आई तो बदलाव भी हो सकता है, लेकिन लोग बाग काफी पक्ष में तो जा रहे हैं। आपकी कोई समस्याएं हैं जिनका आप निदान चाहते हैं? समस्या तो नहीं है, जो लोकतंत्र में जैसे जिस गति से कार्य चल रहा है वो तो चल ही रहा है, और अच्छा कार्य हो, इससे और अच्छा भी कार्य हो, ये हमारी उम्मीद है। अगर आप बताना चाहें तो आप अपना मत किस पक्ष में देना चाहेंगे? मतदान तो सर ये एक मतलब अपना व्यक्तिगत मामला होता है, लेकिन किसकी लहर लग रही है? आप लहर दोनों की लग रही सर, दो मुख्य पार्टियां जो हैं, दोनों की लहर लग रही है। मतलब पल्ला दोनों का भारी है? जी हाँ, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है, किसी का भी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रदेश स्तर पे भी हो सकता है, और जबलपुर अपने उत्तर मध्य में भी हो सकता है। कांटे की टक्कर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जो 17 तारीख को जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इस बार मतदाता कितना उत्साहित है? क्या आप वोट देने जाएंगे? 17 तारीख के चुनाव में मतदाता बहुत उत्साहित है। 18 साल की कुशासन भारतीय जनता पार्टी की इतना ज्यादा खराब गई है कि 10 साल पहले हमारी शासन को लोगों ने छोड़ दिया था, माननीय दिग्विजय सिंह के शासन को, क्योंकि वो नया था, प्रदेश बना था, और उसमें बिजली हर चीजों की पुरजोर चीजें नहीं थी, जिसके लिए दिग्विजय सिंह को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने कहा था कि बिजली हम 2-3 साल बाद आपको बना के देंगे, क्योंकि नया प्रदेश बना हुआ है। तो हमारा ये कहना है कि जिन चिरागों से तासुब का धुआं उठता हो, उन चिरागों को बुझा दो तो उजाला होगा, न समझोगे तो हिंदुस्तान वालों, न तुम्हारी दास्तां भी होगी कि नहीं दास्तां में। अराजकता की यह हाल हो गई है कि 40% का धंधा बन चुका है। आए दिन जब चुनाव के पहले जो है पूरा क्रियाकलाप काला पीला सही करने के लिए वहां पे आग लगा दी जाती है वल्लभ भवन में, और हालात ये हो गए हैं कि लोगों के पास खाने के लाले हो रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है,
यही एक रोजगार प्रधानमंत्री मोदी जी ने, सम्मानीय मोदी जी ने दिया है कि 4 साल की नौकरी करो। देशभक्तों के ऊपर और देश के ऊपर कितना बड़ा कटवाघात किया है, आप इसको सोचिए। फौज को इस तरह से बेइज्जत करना चाहिए। और आज ये प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जिस तरीके से, अरे मैं कहता हूँ भगवान राम हमारे आराध्य हैं, दिलों के अंदर बसते हैं, उनको हम मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने उसका तासुब का माहौल बनाया पूरे देश के अंदर, आज हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय राहुल गांधी जी को कि उन्होंने पूरे देश के अंदर मोहब्बत की दुकान खोल दी, लोगों को एक दूसरे के साथ बैठने का रास्ता सिखा दिया। इन लोगों ने हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, सिख अलग, हर लोगों के साथ अन्याय हर वर्गों के साथ किया है। तो लेकिन ये बताइए कि आप यानी आप परिवर्तन चाहते हैं? अरे परिवर्तन चाहते हैं, बहुत जबरदस्त। हम पहले भी परिवर्तन किए थे, लेकिन ये बेईमान उसको खरीद के और फिर से सरकार बना लिए। अब बनाने के बाद सीधा सीधा जो है लालीपाप पकड़ा रहे। 4 लाख एक जो बच्चा पैदा होगा 4 लाख रुपए के कर्ज में डूबा हुआ मिलेगा आपको। ये तो कांग्रेस ने अभी तक क्या किया? मतलब 15 महीने की जो सरकार थी तब कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने तो उन गरीबों के आंसू पोंछे। उनका सबसे पहले 2 लाख का कर्ज माफ किया है। माननीय कमलनाथ जी ने इतना ऊंचा काम किया है, हजारों करोड़ रुपए खजाने से निकाल कर उनके उसमें डालने का काम किया है। एहसान नहीं किया है, लेकिन उनको तसल्ली दिया है। फांसी लगा रहे हैं इनके राज में जो लोग, कमलनाथ जी ने उनको राहत दी है, उनको पैसा दिया है, उनको रोजगार का रास्ता बनाया है। लेकिन माननीय कमलनाथ जी की सरकार को इन बेईमानों ने खरीद के, सिंधिया जैसे गद्दार व्यक्ति के नाम से खरीद के जो है, जो उसका इतिहास भी गद्दारी का रहा है। मतलब आप ये मानते हैं कि चुनावों में खरीद फरोख्त चलती है? विधायक चुनाव में खरीद फरोख्त चलती है, लेकिन इतनी खतरनाक खरीद फरोख्त पूरे देश के अंदर हर स्टेट में जो हुई है वो सिर्फ अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो सकती है। ऐसा दूसरा कोई बंदा पैदा ही नहीं हुआ है। ये बताइए आपकी यहाँ की और क्या समस्या है? समस्या को लेके अगर देखा जाए तो सब भारतीय जनता पार्टी ने समझो पूरे प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है। सिवाय भ्रष्टाचारी, महंगाई, गरीब रोडों में मारा जा रहा है, हर तरीके से परेशानी समस्या ही समस्या है। 15 साल की 15 महीनों की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए कि जो 15 महीने की सरकार में कर सकता है जो व्यक्ति, माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, अगर 5 साल में रुक गए तो हमारी तो जमीन से नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी इतना बौखला गई है कि दूसरे देशों से, देश से लोगों को बुलाया जा रहा है प्रचार के लिए। उनका कोई वजूद नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, वो मिटा चुके हैं सारा वजूद है अपना। ये कांग्रेस ने इस बार जो उम्मीदवार उतारा है उत्तर मध्य से, तो ये बाहरी उम्मीदवार के नाम से लोग इनका विरोध कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? पश्चिम विधानसभा के उम्मीदवार हैं ये, मध्य में उतारा गया है इनको। मध्य में कोई नहीं, जनता नहीं जानती। और जो हमारे विधायक विनय सक्सेना जी ने 5 सालों में कर दिखाया है, मध्य विधानसभा में अभी तक 15 सालों में किसी विधायक ने नहीं किया। तो मतलब आप उनके कामों से खुश हैं? बिल्कुल खुश है, हम बस खुश नहीं, पूरे विधानसभा की जनता खुश है। और सबसे ज्यादा मतदाता मध्य विधानसभा में वोट दिया जाएगा। ये जो जनता को लुभावने वादे दिए जाते हैं उनमें कितनी सच्चाई है? नहीं, लुभाने वादे तो कोई भी नहीं है। उन्होंने बीजेपी की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई हैं, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? 18 साल पहले क्यों नहीं दिया भाई? ये मक्कारी है, चुनाव के टाइम पे क्यों किया? कर्जा पे कर्जा ले रहे हैं, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़। अरे भैया, जनता की मेहनत की कमाई है, तुम्हारे बाप की थोड़ी ना। तो तुम कर्ज ले लेके और हमारे आने वाली नस्लों को भी कर्जदार बना रहे हो। ये देश के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये सोने की चिड़िया है, इसको लूट के और इस चमन को उजाड़ के ही जाएंगे। इसके पहले कुछ नहीं हो सकता इनसे। अब तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विकास हमारे हित की बात, कब होगा हमारा कल्याण, ऐसी तमाम बातें हमारे मन के भीतर चलती रहती हैं और धीरे धीरे करके इनका एक विशाल पहाड़ खड़ा हो जाता है। लेकिन अब बारी है इस विशाल पहाड़ को तोड़ने की और अपने मन के भीतर की आवाज को बाहर निकालने की, अपने मन की बात कहने की। तो इस आगामी 17 नवंबर को जो हमारे जबलपुर क्षेत्र में चुनाव होने वाले, हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, उनको लेकर हम अभी सी टाइम्स की ओर से मतदाता संवाद में बातचीत करने वाले हैं कुछ लोगों से। नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं हमारे सी टाइम्स के प्रोग्राम में मतदाता संवाद। सर, अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम आशीष साहू है। सर, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बढ़िया है सर। तो
आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जबलपुर? मैं पश्चिम क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, विजयनगर, जबलपुर। जी सर, तो आपका क्या कहना है कि भाई पिछले जो पंचवर्षीय रही है, इसमें जबलपुर का विकास और आपके क्षेत्र का विकास कितने हद तक हुआ है? अगर 100% में से नापा जाए तो आप कितने प्रतिशत देना चाहेंगे? मैं देना चाहूँगा 50%। मैं देख रहा हूँ इंदौर शहर को, इंदौर शहर का विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जबलपुर काफ़ी पिछड़ गया है उस नज़रों में, तो जबलपुर को और अच्छा करना चाहिए था मुझे लगता है। अच्छा, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं इंदौर का जबलपुर से, तो हम कंपैरिजन ना करते हुए, कंपैरिजन को हटा के, आप क्या चाहते हैं कि जबलपुर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? कंपैरिजन नहीं भी करते हैं तो हम छोटी छोटी चीजें देखते हैं, जैसे कि साफ सफाई होनी चाहिए, एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा मेंटेन होना चाहिए, तो वो भी मुझे होता हुआ नहीं दिखता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, आप यहाँ पे आसपास देखिएगा तो आपको साफ सफाई उतनी दिखेगी नहीं, एनक्रोचमेंट भी दिख जाएगा, और रोड्स भी आप देख रहे हैं, ट्रैफिक हो रहा है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर पूरी कर दे सरकार तो काफी है। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप, तो क्या आप अपने शहर में ही वर्क करते हैं? नहीं, मैं अपने शहर में वर्क नहीं करता हूँ, लेकिन मैं हर साल 2 बार 3 बार आता रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ अपने शहर में, मेरे मम्मी पापा रहते हैं यहाँ पे, तो मेरा आना जाना लगा रहता है। अच्छा, तो क्या आपको अपने शहर में ही सिर्फ उतनी ही तनख्वाह पे नौकरी मिलती तो क्या आप नहीं करते? तो मैं सोच सकता था अपने शहर में काम करने का। तो ये एक समस्या होनी चाहिए। हाँ, मतलब ये एक समस्या तो है ही कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कमी है, तो ये चीज दूर करनी चाहिए और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, आपकी भी ये गुजारिश है? जी बिल्कुल। इंदौर में अगर आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर काफी डेवलप हो रहा है, जबलपुर में आईटी सेक्टर का कोई अभी इतना नामो निशान नहीं है, बहुत कम बीपीओ थोड़ा बहुत है, बट ये चीज में ज्यादा डेफिनेटली काम किया जा सकता है। अच्छा, जो अभी आईटी पार्क की घोषणा हो रही है कि आगामी कुछ वर्षों में 10,000 लोगों को नौकरियां हासिल होंगी, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहें? जबलपुर में होने वाली है ये, जबलपुर में अगर हो रही है तो अच्छी बात है, बट ठीक है, 10,000 जबलपुर की पॉपुलेशन के हिसाब से कितना सही है मुझे पता नहीं। तो धन्यवाद सर आपका। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रुद्राक्ष प्रताप सिंह है और मैं BA LLB कर रहा हूँ मंगलायतन यूनिवर्सिटी से। तो भाई आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जबलपुर के? मैं जबलपुर में करंटली बरेला में रिसाइड कर रहा हूँ और मैं मेनली नरसिंहपुर तेंदुखेड़ा से। अच्छा, जबलपुर में आकर आपको क्या क्या विकास देखने को मिला इतने साल में, जितना भी आपने टाइम स्पेंड यहाँ पे मतलब बिताया है, तो उस बीच आपको क्या क्या महसूस हुआ कि भाई क्या क्या विकास हुआ है जबलपुर में? देखिए, मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी मेरी जबलपुर से ही हुई है और इसी के साथ साथ मैंने जितना भी जबलपुर को शुरू से देखा है तो बहुत ज़्यादा बदलाव हमको देखने नहीं मिला है। एज अ सिटी, जैसा भैया ने बोला कि इंदौर एज अ डेवलप हो रहा है, मिनी मुंबई कहा जाता है इंदौर को, क्यों कहा जाता है और हमारा जबलपुर क्यों पीछे है, तो हमको इस पर सवाल करने की ज़रूरत है और ये कहीं ना कहीं राजनीति से रिलेटेड है और क्यों ना हो। अगर आपको जनता जिम्मेदारी दे रही है विकास कराने की तो आपको जिम्मेदारी से विकास कराना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उतना डेवलपमेंट नहीं है और कहीं ना कहीं लोगों को भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जबलपुर में रह रहे इतने वक्त से, आपने अलग अलग पार्टी के अलग अलग उम्मीदवारों को देखा होगा, सबके इतने प्रचार हो रहे हैं, हमारे कानों तक सबकी आवाज पहुंच जाती है, तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी लहर है? सर, लहर की बात करें मतलब अगर हम बात करें लहर की, इन सेंस की किस पार्टी का ज्यादा जोर है जबलपुर शहर में? सर, जबलपुर शहर में तो मेरे हिसाब से मैं जानता हूँ 50-50 कंडीशन है। मतलब क्षेत्र के हिसाब से ये चीजें अगर हम देखें तो कुछ जगह कांग्रेस प्रभावित क्षेत्र हैं और कुछ जगह भाजपा प्रभावित क्षेत्र हैं। उसका हम एक ऐसा एहसान नहीं कह सकते कि बीजेपी का है या कांग्रेसी का है, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जबलपुर में किसी भी पार्टी ने अगर जो पूरे तरीके से आए तो उसको अपना आगे चल के अपना जो भी योगदान है जबलपुर के विकास में जरूर देना चाहिए। मतलब बराबर सीटें हो सकती हैं? बराबर सीटें बिल्कुल हो सकती हैं, और क्योंकि ये चुनाव है, ये जनता का मन है, हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि शायद ये लेफ्ट पार्टी में जाए या राइट विंग में जाए, लेकिन ये जरूर है क्या, हाँ, कहीं ना कहीं मैं अगर अपनी पर्सनल वोट की चाहूँ तो मैं कांग्रेस को लाना चाहूँगा, क्योंकि जो आवाज़ है अभी तो आप हमारी सुन रहे हैं, लेकिन कब तक, ये सवाल जरूर जनता को। ओके, तो आप राज्य में चाहते हैं कि कांग्रेस आए?
जी महाराज, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि कांग्रेस आए, और मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ भी। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, जैसे आपने बताया कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो कुछ 5 ऐसी विशेषताएं बता सकते हैं आप कांग्रेस की जो मतलब कांग्रेस जब आएगी तो वो विशेषताएं लागू होंगी और चीजें बहुत आसान हो जाएगी। कुछ ऐसी कुछ चीजें बता सकते हैं? सर, पहली तो बात मैं ले जाना चाहूँगा एग्रीकल्चर पर, क्योंकि अभी भी हमारी इकोनॉमी इंडस्ट्रियल अपन कह रहे हैं, लेकिन मेनली वी आर बैक्ड बाय एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हम किसानों को लाभ देने की बिल्कुल कोशिशें भी करेंगे। और साथ ही साथ फिर अगर हम बात करें छात्रों की, तो छात्र निधि पहले बहुत अच्छी थी, और अभी जैसा भैया ने भी बताया वो छात्र निधि हम लोग भी उससे बहुत ही पीड़ित हैं। तो छात्र निधि एक हो सकता है। और दूसरी बात, अगर मैं कांग्रेस की सरकार लाना चाहूँ तो मैं किसी को जबरदस्ती किसी एक विचारधारा को सपोर्ट करने पर मजबूर नहीं करूँगा। आप कर रहे हैं वो अच्छी बात है, आप नहीं कर रहे हैं वो अच्छी बात है। और इसी के साथ साथ बहुत सारी बातें भी हैं, क्या एक विचारधारा भी, और लोगों की बात सुनी जानी चाहिए, है ना। चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि अकेली हमारी कांग्रेस है, कोई भी पार्टी अगर है तो आपकी जिम्मेदारी जरूर बनती है कि आप हमारी बातें सुने, है ना कि उसको आप दबाएं। धन्यवाद सर। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया था कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और शहर के बाहर कार्यरत हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो आज की युवा पीढ़ी है, इसे वोट देने के दौरान मतलब ये चीज हमारी युवा पीढ़ी देख रही है, युवा लोग देख रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये बात जानी चाहिए। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उनकी वोट देने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, उनको किस हिसाब से वोट देना चाहिए, किस कैलकुलेशन के हिसाब से उन्हें अपना प्रत्याशित नेता चुनना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि युवा को पार्टी पे कोई बायसनेस नहीं रहनी चाहिए कि मैं सिर्फ इस पार्टी को वोट दूंगा। युवा को ये देखना चाहिए कि किस पार्टी ने डेवलपमेंट करवाया है, और अगर डेवलपमेंट कराया है तो उसको आगे वोट दीजिए, उसके कैंडिडेट को वोट दीजिए। लेकिन अगर वो कैंडिडेट काम नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी जीतता आ रहा है, तो युवा को देखना चाहिए कि वो किसी दूसरे कैंडिडेट को वोट दे आगे चल के और उसे जिताए। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे कहा जाता है कि तो ठीक है, हमारे कई राज्यों में कई जिले ऐसे हैं कि जहां पर सरकार बदलती रहती है, कोई भी या फिर 2 पंचवर्षीय नहीं कर पाता या 3 पंचवर्षीय लगातार नहीं कर पाता, तो वहां का माहौल भी बहुत अच्छा होता है और समय समय पर चीजों में बदलाव होता है और वहां का विकास दर भी ऊपर है। तो इसमें आप क्या कहते हैं कि भाई जबलपुर शहर में सरकार बदलती रहनी चाहिए हर जगह की, या फिर स्टेबिलिटी बरकरार रहनी चाहिए? सर, मेरे हिसाब से तो सरकार बदलती रहनी चाहिए। सरकार बदलेगी तो परिवर्तन भी होगा। अब एक जो भी रहेगा तो सर, मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात बताऊं, मेरे हिसाब से सरकार चेंज होती रहनी चाहिए। इससे ये होता है कि परिवर्तन भी होता है और सत्ता गंवाने का डर भी रहता है। तो सर, मेरे हिसाब से तो मतलब सरकार चेंज होती रहनी चाहिए। मतलब कुर्सी गंवाने का अगर डर होगा जी तो अगला आदमी राइट रहेगा जी, तो परिवर्तन भी होगा और विकास भी होगा जी। धन्यवाद आपका। कांग्रेस पार्टी। अच्छा, तो आप अपना वोट कांग्रेस को देना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसका कोई रीजन है? जी बिल्कुल रीजन है। मैं एक आउटसोर्स कर्मचारी हूँ विद्युत मंडल का। जो आज तक शिवराज सिंह जी ने बोला था उस समय कि हम लोगों को स्थायी करेंगे, आज तक तो मैं स्थायी हो नहीं पाया, है ना। और उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति की बात भी की थी विद्युत मंडल में, वो भी नहीं हो पाया। हम लोग मांग कर करके थक गए, आज तक तो कुछ हो नहीं पाया। लेकिन कमलनाथ जी ने बोला है कि हम लोगों को स्थायी करेंगे। और अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी प्रकरण जो 2000 से 2012 तक जो सामान्य मृत्यु है, और 2012 के बाद 2002 से 2012 तक एक्सीडेंटल, और 2012 के बाद सामान्य मृत्यु पे अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है, जिसकी मांग हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, जो आज तक निराकरण नहीं हो पाया। इसलिए हम लोग कांग्रेस को वोट दिए। तो क्या सिर्फ यही रीजन है आपका वोट देने का? हमारा तो यही रीजन है, जो हमें आज तक अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं मिल पाई, और अब मेरे को कार्य करते हुए सर 10 साल भी हो गया है और मैं स्थायी भी नहीं हो पाया आउटसोर्स से। अच्छा, आप किस क्षेत्र से आते हैं? मैं पनागर विधानसभा से आता हूँ, करमेहता से। अच्छा, तो अगर उस क्षेत्र की विकास दर की बात की जाए तो आप कितना प्रतिशत देंगे कि पिछले
पंचवर्षीय में कितना प्रतिशत वो इलाका डेवलप हुआ है, वहाँ पे विकासीकरण हुआ है? विकास की बात तो मैं करूं तो विकास तो 60 से 70% हुआ है। विकास की बात में रोड, नाली, पानी वगैरह ये सब है। बाकी जो हमारी समस्या है, जो हमारा मुद्दा है, वो उनने कभी नहीं सुना। जो कर्मचारी के लेवल पे था वो उनने कभी नहीं सुना। बस बहुत बहुत शुक्रिया। जो एक्सीडेंटल पॉइंट था। आइए सामने। क्या नाम है आपका? संजय श्रीवास्तव जी, बताइए। इनका है, इनके पापा जी एक्सपायर हो गए थे। कौन सी सन? सन 2004 में। 2004 में। इनको अभी तक नहीं है। मतलब सन 2004 में आपके पिताजी एक्सपायर हो चुके थे, उसके बाद से आपको वादा भी किया था, हम लोगों ने आंदोलन भी किया था, भोपाल तक गए थे, 384 दिन का अनशन भी था, पर आज तक शिवराज सरकार ने कुछ नहीं किया हम लोगों को। तो हमारा तो ना है, बिल्कुल एक्चुअल ना। जी, आपकी नाराजगी बिल्कुल लाजमी है। और कांग्रेस पार्टी जब तक थी उनने पॉलिसी हमारी लेके आए थे, उनने किया था। अब उनकी सरकार पहले गिर गई, अब हो सकता आज बन जाए, उनके जो विधायक थे वो पलट गए, अब आज नहीं पलटेंगे। ये तो हमारा तो आगे का तो काम होगा। तो कांग्रेस सरकार से आपकी उम्मीदें जुड़ी हुई? बिल्कुल बिल्कुल सर, कांग्रेस से हमारी बिल्कुल है, उसमें कोई दो मत की बात। जी, आप अपना नाम बताएं। संजय। तो संजय जी, आप किस क्षेत्र से? यही अहिंसा चौक पे रहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप इस जबलपुर को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं तो कहीं पे भी फुटपाथ ना हो और कोई भी सरकार आए। वैसे तो मैं शुरू से ही इंदिरा गांधी को ही वोट दे रहा हूँ और आज भी इंदिरा गांधी को ही वोट दूंगा, यही समझ के कांग्रेस को वोट दूंगा। और कोई भी सरकार आने पे किसी भी एक व्यक्ति को गवर्नमेंट की नौकरी मिलना चाहिए और फुटपाथ नहीं लगना चाहिए किसी भी शहर में। इसके लिए मैं आपकी इंदिरा गांधी से भावनाएं जुड़ी हुई हैं, सिर्फ इसीलिए आप कांग्रेस को वोट देते हैं? मैं शुरू से ही दे रहा हूँ और इसका कारण भी है कि क्या है, जो फुटपाथ जहाँ लग जाते हैं वो हटते नहीं है, ये मेन कारण है। अच्छा, फुटपाथ के लगने से वहाँ पर भीड़ भाड़ इकट्ठी। टैक्स लगता है जिस इंसान को, जिसकी बिल्डिंगें बनी है, जिनको करोड़ों रुपए टैक्स लग रहा है, और अगर 5 रुपए और सूदखोर जो पैसा खा के फुटपाथ चला रहे हैं तो इससे मैं सहमत नहीं, इसलिए। अच्छा, और क्या क्या समस्याएं रही हैं आपकी इन पंचवर्षीयों में? नहीं, अब समस्याएं तो ऐसा है सर, बहुत सी है। अब जो भी सरकार आए तो गवर्नमेंट की नौकरी अगर किसी भी एक व्यक्ति को मिलेगी तो मेरी बहुत से उम्मीद है किसी भी सरकार से। क्योंकि इसलिए उम्मीद है क्योंकि मैं खुद 1760 बार प्राइवेट नौकरी करके ठोकरें खा चुका हूँ, इसलिए मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। तो देखा आपने जनता के विचार क्या हैं। मिली जुली सी प्रतिक्रिया है और असमंजस के बादल जल्दी ही हटने वाले हैं। बस इंतजार करना होगा हमें रिजल्ट के दिन का। और चुनाव की जो भी नई पुरानी हर जानकारी को आप तक पहुंचाने का हमारा पहला कर्तव्य है। तो हम अपने कर्तव्य को निभाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सी टाइम्स।